मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इतिहास विषय बीए पार्ट 1 सेक्शन एफ में ले रही हूँ, लेकिन सभी बच्चों के ये काम आएगा। आपका ये पेपर फर्स्ट है, भारत का इतिहास। इसमें मैं YouTube चैनल पर कुछ टॉपिक्स डालती रही हूँ, जिसमें आपने स्रोतों के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा और काफ़ी विस्तार से पढ़ा। अब इसके अलावा मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स अपने दिए और उन लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया ये कैसे यहाँ पर एक पुरातन संस्कृति का जन्म हुआ। आज मैं वैदिक धर्म के बारे में पढ़ा रही हूँ। मोटे तौर पर इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ऋग्वैदिक कालीन, एक उत्तर वैदिक कालीन। अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि की बात करूं तो हमारे पास वैदिक धर्म को जानने के लिए पर्याप्त साहित्य मौजूद है। इस साहित्य में चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी संहिताएं, प्रत्येक वेद के साथ उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ व उपनिषद ग्रंथ आदि आते हैं। तो हमारे पास ये जानने के पर्याप्त साधन है। अब आता है कि वैदिक साहित्य के रचयिता कौन थे। तो सामान्यतः इसका श्रेय आर्य लोगों को दिया जाता है। वैसे काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन क्योंकि आपकी क्लास फर्स्ट ईयर है, इसलिए आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि इसका श्रेय आर्यों को दिया जा सकता है। अब आता है कि वैदिक साहित्य का रचना काल क्या रहा होगा। तो इस विपुल साहित्य को रचना काल की दृष्टि से और सुगमता की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो दो भागों में बांट सकती हूँ, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में विद्यार्थियों सामान्यतः ऋग्वेद के रचना काल को पूर्व वैदिक काल में लिया जाता है और शेष अन्य संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदों, इनके रचना काल को उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बिंदु और है कि इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि कहाँ रही, कहाँ इस सभ्यता का विस्तार हुआ। तो ऋग्वेद में हमको सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। सप्त सैंधव का मतलब है 7 नदियाँ। तो इससे आभास होता है कि 7 नदियों का यहाँ पर उल्लेख था। इन नदियों के विषय में जब अनुसंधान किए गए तो इनको जो इतिहासविदों ने और पुरातत्ववेत्ताओं ने खोजा तो उन्हें लगा कि ये पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों के बारे में जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा यमुना और गंगा नदी की तुलना में यहाँ पर सरस्वती नदी का बड़ा महात्म्य बताया गया है, जो पहले रेगिस्तानी इलाकों में और बहा करती थी और सरस्वती को बहुत ही देवी तमय इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अब लुप्त हो गई है, लेकिन उस समय सरस्वती नदी का बड़ा महात्म्य था। मोटे तौर पर मैं कहना चाहूँ इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में, तो गंगा को ऋग्वैदिक काल के आर्यों के निवास की पूर्वी सीमा माना जा सकता है। ईस्टर्न जो उसकी सीमा है वो गंगा नदी थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक सीमा का विस्तार पूर्वी प्रदेशों में भी होने लगा। तो विंध्य प्रदेश को उत्तर वैदिक कालीन साहित्य पर आधारित भौगोलिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखा जाए तो विंध्य प्रदेश जो है वो इनकी दक्षिणी सीमा माना जा सकता है। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य के भारत से तात्पर्य उत्तरी भारत का विशेष तौर से है। अब आता है कि वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित भारत कैसा था।
किस प्रकार की हमको प्रतिबिंब, किस प्रकार की हमको प्रतिध्वनि सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम उनके राजनीतिक, सामाजिक, उनकी संस्कृति, उनके प्रशासन, इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो मोटे तौर पर मैं अभी ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की बात कर रही हूँ, जिसका मोटे तौर पर जो समय निर्धारित किया गया है वो है 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और इस टाइम पीरियड में जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ, उसमें हमें सर्वप्रथम दिखता है कि यहाँ पर कबीलाई संस्कृति के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। सेकंड, मैं ये कह सकती हूँ कि जातियों में आंतरिक और अंतरजातीय युद्धों के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे दशराज्य युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तीसरा, हम देखते हैं कि यहाँ पर पशुपालन पर विशेष महत्व था। गाय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा बकरियां, भेड़ें, घोड़े आदि भी यहाँ पर पाले जाते थे। अगर ऋग्वैदिक काल में मैं कृषि धंधों के बारे में बात करूं तो इसके बारे में इतिहासकारों का ये कहना है कि ये नगण्य सा था, क्योंकि ऋग्वेद में कुल 10,462 श्लोक हैं। इसमें से केवल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख मिला है। अगर मैं सामाजिक संरचना की बात करूं तो परवर्ती कालीन पुरुष सूक्त मिला है ऋग्वेद के अंदर। इसमें सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चातुर्वर्ण्य व्यवस्था समाज की कल्पना की गई है और उनकी तुलना हमारे मुंह, पेट, उदर, हमारी भुजाओं और हमारे पैरों से की गई है। फिर आता है कि यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको कबीलाई संस्कृति की तरह से बहुत ज़्यादा प्रशासनिक ढांचों में समाज विभक्त नहीं दिखाई देता। जन और विश्व शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण थी कि जिनके लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी संपूर्ण कबीले के अन्य लोगों के समान ही था। तो ये नहीं था कि राजा को कोई विशेषाधिकार प्राप्त थे, राजा भी कबीले के अन्य लोगों के समान ही माना जाता था। अब आता है कि कबीले के मुखिया को किन किन उपाधियों से नवाजा जाता था। तो जैसे उन्हें कहते थे जनस्य गोप, या विश्वपति कहा जाता था, या गण राजा कहा जाता था, या गणपति कहा जाता था, या ग्रामणी कहा जाता था। तो इस प्रकार कबीले का जो मुखिया होता था वो राजन भी होता था और इनको इन विभिन्न नामों से अलंकृत भी किया जाता था। तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आगे हम देखेंगे कि आर्य और अनार्य में क्या भेद था, इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार थीं, अर्थव्यवस्था में कौन कौन से और स्रोत हम लोग देख सकते हैं, किस प्रकार के देवी देवता थे। इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोग पार्ट सेकंड में करेंगे। थैंक यू।